हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सी आदर्श जोशी और आप लोग देख रहे हैं अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे बारे में आप लोग जानते हो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। मैंने आज तक 700 प्लस वीडियोस अपलोड कर रखी हैं ऑन वेरियस डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स और अनअकैडमी लर्निंग ऐप कंबाइंड। तो आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हो, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में आपको मदद मिले। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, दैट इज livedaily.me/unacademy पूरे बाहुबली परिवार की तरफ से मैं आपका इस क्लास के अंदर स्वागत करता हूं दोस्तों। और हमने एक महा लिंक भी क्रिएट कर रखी है जिसमें कंसेप्ट बाय कंसेप्ट वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। आप किसी भी कंसेप्ट को अगर पढ़ना चाहते हो तो आप उसके आगे दी गई लिंक पे क्लिक करके उसे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने मई जून 22 के क्लासेस स्टार्ट कर दिए, यानी कि अनअकैडमी सीए फाउंडेशन और अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो, ये दोनों चैनल पे अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे लाइव आते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए फॉर मई जून 2022। अगर आप मेरे टाइम टेबल की बात करें तो मैं हर दिन सुबह 10 बजे लाइव आता हूँ एक्सक्लूसिवली फॉर December 21 स्टूडेंट, और 5 PM में लाइव आता हूँ एक्सक्लूसिवली फॉर आप लोगों के लिए मई जून 22 स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोगों ने प्लस में भी अनअकैडमी के बाहुबली टीम ने लक्ष्य मई जून 22 बैच लॉन्च कर दी है। और ये जो बैच है ये एक नहीं दो फेजेस में होने वाली है। मतलब इस बार ये बैच पूरा बाहुबली परिवार एक साथ पढ़ाने वाला है, दो हिस्सों में, 1.0 और 2.0। दोनों वर्जन्स कब स्टार्ट होंगे, कितने टाइम के रहेंगे, सारे डिटेल्स आपके सामने दिए हुए हैं। इसके अलावा कौन से एजुकेटर कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बैच में पढ़ाएंगे ये भी आपके सामने फ्लैश हो रहा है। दोस्तों, इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल बैच, मतलब सिंपल कोर्स, इट्स अ कंप्लीट वेल स्ट्रक्चर्ड वेल कोऑर्डिनेटेड एंड वेल प्लान बैच, जिसमें एक सिंगल गूगल ड्राइव लिंक मिलेगी फॉर शेयरिंग नोट्स एंड अदर कंटेंट विद द स्टूडेंट्स। कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, सर्टेन एक्सेप्शंस हो सकते हैं, नो नीड टू अटेंड यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस एक्सेप्ट फॉर दोज एक्सेप्शंस। एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टडी प्लानिंग की जाएगी, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होंगे, पीरियोडिकल टेस्ट होगी, आरटीपी एमटीपी वीआई की बैच होगी, मैराथन सेशंस होंगे और इंटरनेट भी कम लगेगा अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो। 1.0 का टाइम टेबल आपके सामने, बहुत जल्द ये बैच लाइव होने वाली है। और रही बात 2.0 की, तो वो जब स्टार्ट होगी हम आपको उसका टाइम टेबल भी शेयर कर देंगे। दोस्तों, लाइव अगर आप प्लस सब्सक्राइब करते हो तो आपको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट, जैसे कि आप लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, आपको वीकली टेस्ट देने मिलता है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टू ऑल द प्लस क्लासेस, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। अगर आप आइकॉनिक लेंगे तो प्लस के अलावा आपको कुछ आइकॉनिक बेनिफिट मिलेंगे, जैसे पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। दोस्तों, प्लस में ऑप्शंस होते हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के, और सभी ऑप्शंस में सी आदर्श ये रेफरल कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक में ऑप्शन होता है 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, यहाँ पर भी सी आदर्श यूज करने से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, आप लोग किसी भी टीचर का कोड यूज अगर करेंगे तो आपको तो सेम डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो और मेरा यहाँ पर रहकर आपको पढ़ाना, मतलब आप कंटिन्यू करवा सकते हो। तो आई डेस्परेटली नीड योर हेल्प। तो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू यूज रेफरल कोड सी आदर्श व्हाइल बाइंग प्लस। आपके और आपके कोई भी रिलेटिव भी अगर प्लस ले रहे हैं तो प्लीज आस्क देम टू यूज रेफरल कोड सी आदर्श, वो चाहे किसी भी फील्ड, किसी भी स्ट्रीम, किसी भी कंटेंट के लिए प्लस ले रहे हो। मई जून बैच में अभी तक आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं एज टू व्हाट वी हैव डन टिल डेट, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज गैप दैट हैज हैपेंड इन बिटवीन। तो इस गैप के चक्कर में हम लोग, बहुत सारा गैप हो गया ना, तो 2-4 दिन का, उस चक्कर में फिर हम लोग कहीं छूट ना जाए सारी चीजें, इसीलिए मैं आप लोगों को आज ये रिवीजन क्लास लेकर आ रहा हूँ। आज मैं लाइव आने वाला था बट किसी कारणवश मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, अभी ये रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद से हम लोग लाइव करेंगे। रिवीजन में ऐसा ऐसा है कि आपको सिर्फ बैठ के सुनना है, याद करना है कि ये सारी चीजें आपको याद आ रही है या नहीं। सर, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 came into force on 1st of September 1872. The preamble of the act says it is an act to define and amend certain parts of the law which relates to contracts. This act applies to whole of India and is divided into so many sections, but for your syllabus only section number 1 to section number 75 ये आपके syllabus में अभी CA फाउंडेशन में है। सेक्शन नंबर 124 टू 238 जो है ये आपके सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में। अब आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट सेक्शन नंबर 76 से लेके 123 तक, तो बेटा ये सेक्शंस पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हुआ करते थे, जो निकाल दिए गए और इसको एक अलग से एक एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और अगर बात करते हैं 239 से 266 तक, तो वो भी हटा दिए गए और वहां पे उसका बन गया है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये रहा एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Now, contract is a very usual and most usual method of establishing rights and duties in a business transaction. आपको अगर समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे अप्लाई होता है, तो सबसे पहले आपको ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड समझना पड़ेगा। What do you mean by contract? Section 2 clause H of the Indian Contract Act 1872 defines contract as an agreement enforceable by
law. Now to understand that, we must also understand what is an agreement and what you mean by enforceable by law. एग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रॉमिस? सो व्हेन अ पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and proposal once accepted becomes a promise. Proposal once accepted becomes a promise. Now a lot of points come into the picture. Proposal बोले तो क्या भाई? when a person expresses his willingness to do or abstain from doing something with an intention of getting an assent to that act or abstinence, he is said to be making a proposal. तो आप जब आप ऑफर करते हो किसी को, आप प्रपोज करते हो किसी को कि सर विल यू परचेज माई मोबाइल फॉर 10,000 रुपीज, दैट इज कॉल्ड एज ऑफर. एंड द मोमेंट आगे वाला इंसान इस पे एक्सेप्टेंस दे देता है, यस कह देता है, देन देयर कम्स अ प्रॉमिस. एंड योर प्रॉमिस टू पे मनी टू माई अगेंस्ट माई प्रॉमिस टू गिव यू मोबाइल becomes an agreement, and if it is a legally enforceable one, it becomes a contract. लीगल इनफोर्सेबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई आप अगर अपना काम नहीं करेंगे तो हम लॉ के पास जाकर मदद मांग सकते हैं और आपको मजबूर कर सकते हैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करने. So this is contract. Now what is the difference between the term agreement and contract? सर आपको कुछ मैथमेटिकल बातें मैंने बताई थी. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था दैट एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स अ एग्रीमेंट. ये प्रॉमिस बनता है एंड प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एग्रीमेंट बन जाते हैं. और जब इस एग्रीमेंट के अंदर लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ जाती है, जब इस एग्रीमेंट के अंदर लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ जाती है तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. नाउ बट हमें आज देखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. सर एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, एक बहुत वाइडर टर्म है, बिकॉज इसमें एग्रीमेंट क्या है ना सर, इसमें वो भी चीजें आती है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती. फॉर एग्जांपल सोशल एग्रीमेंट्स, सोशल लिमिटेशन, ये एग्रीमेंट में तो आती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो सेंस है जिसमें ऐसे एग्रीमेंट्स आते हैं जो लीगली एनफोर्सेबल हो. एग्रीमेंट का मतलब होता है सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी, यानी कि एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी. सर यहां पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता है. एग्रीमेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरीली लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है. एक बात याद रखना सर, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. सर कुछ एग्रीमेंट्स सोशल नेचर के होते हैं, डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, जिसके लीगल एनफोर्सेबिलिटी जिसको नहीं होती, ऐसे एग्रीमेंट्स को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते. सो यू विल सी देयर आर लॉट्स ऑफ एग्रीमेंट्स विच आर एग्रीमेंट्स बट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. बट देर इज नन, एक भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जो एग्रीमेंट है. करेक्ट. देन व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सर इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. 6 essentials of valid contracts are given in section 10. सेक्शन 10 का एकदम अच्छे से पढ़ो. All agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared void. तो ये 6 चीजें आपको कहां दी गई है? सेक्शन 10 के अंदर. एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए, कंपिटेंट पार्टीज के बीच में होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए. इसके अलावा भी कुछ इसेंशियल्स है जो हम देखते हैं, जैसे कि 2 पार्टीज होना चाहिए, इंटेंशन मस्ट बी देयर टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होना चाहिए. तो आइए देखते हैं इसके कुछ डिटेल्स. 2 पार्टीज में मैंने आपको स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसएन कंपनी की बात बताई, जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म की डिसॉल्व होने के बाद पार्टनर्स अपने घर कुछ गुड्स लेकर जा रहे थे. सेल्स टैक्स ऑफिसर ने उनको रोक दिया और कहा कि सर ये तो सेल्स है. तो कोर्ट में जज ने प्रूव कर दिया कि इफ देयर इज नो 2 पार्टीज तो वन पार्टी कैन नॉट इंटेंड टू कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, एंड हेंस इफ देयर आर नो 2 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट व्हाटसोएवर. प्लीज आइडेंटिफाई द पार्टीज, सेपरेट पार्टीज, एंड देन दोस 2 पार्टीज कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सर देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. अगर मैं आपको घर पे खाना खाने बुलाऊं, या मैं अपने वाइफ को कुछ प्रॉमिस कर दूं, या मैं अपने बच्चे को कुछ प्रॉमिस कर दूं, या आपके पापा आपको कुछ प्रॉमिस करते हैं, ये सारे सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं. इस पे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता. मतलब इस पे कोई आप लॉ, मतलब फॉर एग्जांपल आपने अपने बेटे को बोल दिया कि आई विल गिव यू 20,000 रुपीज एज अ पॉकेट मनी. अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपको कोर्ट भी नहीं घसीट सकता, बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू बी बाउंड बाय द सेम. सो ऐसा हुआ था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर के केस में कि वो फॉरेन जाते वक्त अपने वाइफ को बोलकर गया I will pay you some fixed amount 45,000 per month.
and he couldn't pay that. So the wife, it was held that wife cannot go to court and ask for compensation. Why? Because there was no intention on the part of Mr. Belfort to be legally bound by the contract. Okay. Then other formalities to be complied with in certain cases. अगर आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या इनमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो लॉ सेज दैट सच कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग, सच कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड. अगर आप ये लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे नहीं कर पा रहे हो तो द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट इमर्ज. देन द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट 500 किलो, प्लीज डिलीवर 500 kg. 500 kg ऑफ वॉट? ओके. या रैंडमली आप बोल रहे हो किसी को, आप बोल रहे हो सर प्लीज गिव मी पोटैटो, तो वो बोलेगा सर कितने पोटैटो दो, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो. आप किसी को रैंडमली बोल रहे हो सर प्लीज डिलीवर 100 टन्स ऑफ ऑयल. अरे कौन सा ऑयल? सिर में लगाने का, खाने का, गाड़ी में डालने, कौन सा ऑयल? तो एग्रीमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसका मीनिंग एकदम सर्टन है, वेग और कंफ्यूजन उसमें नहीं है. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि मैं तुझे हवा में उड़ना सिखा दूंगा, इनविजिबल होना सिखा दूंगा, अमर होना सिखा दूंगा, पानी के अंदर सांस लेना सिखा दूंगा. ना सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. मैं आपको ले चांद तारे तोड़ ले आऊंगा. अरे पागल है, चांद तारे तोड़ ले आऊंगा, है ना? तो ये सारी चीजें, ये सारे एग्रीमेंट्स जो है ये पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, एंड हेंस दे आर वॉइड. तो अदर देन दैट एग्रीमेंट होना चाहिए. विदाउट एन एग्रीमेंट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट का मतलब क्या है? वेयर एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर फॉर्म्स एन एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. देन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री. Now, before we go into free consent, let me explain you what is consent. Consent का मतलब होता है consensus ad idem, यानी मीटिंग ऑफ माइंड. मैं जो चीज बेच रहा हूं वही चीज आप परचेस करने अगर आए हो, जितने में मैं बेच रहा हूं उतने में आप परचेस करने आए हो, तब मैं बोलूंगा देयर इज अ कंसेंसस एट बिटवीन देम, कि भाई मैं जो चीज करने जा रहा हूं वही आप सही समझ के मेरे पास आए हो. फॉर एग्जाम्पल, एड्रेस दिया में मैं शिप बेचने आ रहा था, आप घर खरीदने आए थे. So there was no consensus item, there was no meeting of mind, and if there is no meeting of mind, there is no contract. इतना ही नहीं, मीटिंग ऑफ माइंड जो है वो फ्री कंसेंट से होना चाहिए. कंसेंट तो होनी चाहिए, साथ ही साथ वो फ्री भी होनी चाहिए. अब फ्री का मतलब क्या है कि भाई मैं आपके, अगर आपको मैं बंदूक दिखाकर कोएर्शन करके आपसे कंसेंट ले रहा हूं, या मैं आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डालकर आपसे कंसेंट ले रहा हूं, या आपके साथ फ्रॉड करके मैं आपसे कंसेंट ले रहा हूं, या आपको मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से कंसेंट आपका मिल गया मुझे, या बाय मिस्टेक कंसेंट मिल गया, तो ऐसे केसेस में सच कंसेंट विल बी कॉल्ड एज नॉट फ्री कंसेंट. एंड इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री, नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस फ्रॉम सच कंसेंट. देन कैपेसिटीज ऑफ पार्टी. लॉ कहता है कि आपको 3 चीजें मेंशन देखनी है. सेक्शन 11 कहता है दैट एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी and is of sound mind and not otherwise disqualified is competent to enter into contract. मेजॉरिटी के लिए इंडियन मेजॉरिटी कहता है 18 years of age. साउंड माइंड के लिए लॉ कहता है कि इफ यू आर नॉट ल्यूनेटिक, इडियट, ड्रंकन, इंटॉक्सिकेंट, देन यू आर अलाउड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. As far as expressly disqualified as concerned, then alien, enemy, foreign sovereigns, convicts, they are not allowed, insolvents, they are not allowed to enter into contract. Hence they will not create a valid contract. Then consideration. सर बिना कंसिडरेशन की दुनिया में कुछ नहीं होता, है ना? क्विड प्रो क्यो. क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. विदाउट कंसिडरेशन देयर कैन बी नथिंग. So if there is no consideration, both the parties should receive something. If any of the party is doing it for free without any consideration, then such contracts will be void. Then lawful consideration object. सिर्फ consideration होना भी जरूरी नहीं है, उसका lawful होना भी जरूरी है. मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, उसके बदले आप किसी का मर्डर कर दो. Such considerations objects are not lawful, and if they are not lawful, no valid contract emerges from such agreements. Not expressly declared void. Any agreement in relation of trade, marriage, legal proceeding, etc. are expressly declared void agreements. ऐसे contracts valid contract create नहीं कर सकते. Now, based on types of contract, the contract can be classified in 3 types: based on validity, based on formation, based on performance. बेस्ड ऑन वैलिडिटी के अंदर मैंने आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, इलीगल पढ़ाया, एंड अनफोर्सेबल पढ़ाना बाकी था, वो मैं आज के इस क्लास में पढ़ा दूंगा. पहले जल्दी से देखते हैं व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट. यानी कि सेक्शन 10, सेक्शन 11, आप सेक्शन 10 के सारे 6 प्लस अदर 5, यानी कि टोटल 11 पॉइंट्स आपके अंदर मेंशन्ड है, तो आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है.
फिर बात आती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की. व्हाट व्हेन विल यू से दैट इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? तो भाई ये गलती से भी मत कह देना दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट वैलिड इज वॉइड. गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा. एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट वैलिड कैन बी वॉइडेबल एज वेल. करेक्ट. तो व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बड़ा जबरदस्त दिया है. कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल by law becomes void when it ceases to be enforced. क्या कहता है? A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. For example, मिस्टर ए ने आपकी पेंटिंग निकालने की बात कही, लेकिन बाद में उनकी डेथ हो गई. अब मुझे बताइए, अब उनकी डेथ हो गई तो आपकी पेंटिंग बनने का कोई सवाल अब पैदा नहीं होता. आप मुझसे बीफ खरीदने आए, बाद में गवर्नमेंट ने बोल दिया बीफ पे बैन है, अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट हो सकता. सीधी बात है ना, कैसे होगा? बीफ पे बैन है, बैंड गुड्स बेच के जेल तो नहीं जाऊंगा आपके लिए. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे अल्कोहल खरीदने आए और अल्कोहल का मतलब सेल और परचेज गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. आई कैन नॉट बेसिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ना, दिस वर वैलिड व्हेन दे वर एंटर्ड इनटू, बट समहाउ कुछ ऐसा होता है कि बाद में ये इनवैलिड हो जाते हैं. करेक्ट. तो जैसे डेथ हो गया, चेंज इन लॉ हो गया, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, ये सारे केसेस में वॉइड बन जाते हैं. ठीक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयरटू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स. इट इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के साथ कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन किया, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल. किसी को बंदूक दिखा रहे हो, किसी को मारपीट कर रहे हो, किसी का बच्चा किडनैप करके उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, बाप अपने बेटे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस करके पैसा कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, किसी को झूठ बोल के आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, किसी को गलती से आपने झूठ बोल दिया और फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया. समझ में आ रहा है? तो ऑल दिस केसेस द कंसेंट विल बी सेड टू बी नॉट फ्री एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल. एंड द पार्टी हु इज एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, जिसको झूठ बोला गया, जिसको गन दिखाई गई, जिसको मारा गया, जिसका कोई रिलेटिव किडनैप किया गया है, दैट पर्सन विल हैव अ राइट टू टर्मिनेट दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रीट इट एज रिसेंडेड. तो भाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ दो तीन बातें याद रखना. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड अंटिल रिसाइंडेड. जब तक आप खुद मतलब कि एग्रीड पार्टी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड नहीं करती, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली सेट असाइड नहीं होते. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड अंटिल रिसाइंडेड. ये सारी चीजें मैंने आपको लिखाई है, याद रखना. वेन एवर द कंसेंट ऑफ द पार्टीज आर कॉज्ड बाय कोerशन, undue influence, fraud or misrepresentation, the contract becomes voidable contract at the option of such parties. मिस्टेक इसमें नहीं आएगा, बिकॉज मिस्टेक के केस में द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. जो मैंने एड्रेस किया की बात आपको बताई. Then what is the difference between void contract and voidable? Sir, void contract cannot be enforced. Contract which has become void. Voidable contract is enforceable at the option of one or more party thereto and not at the option of other. तो यहाँ पे एनफोर्स हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन है. ये हो सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉ, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस. ये हो सकता है बिकॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री, इट इज कॉज्ड बाय कोerशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन. This contract cannot be performed. However, this contract can be performed if the within reasonable time you have not turned the contract as void. यहाँ पे you don't get any right, कोई लीगल रेमेडी आपके पास नहीं है, बट यहाँ पे you get a right to resign the contract. याद रखना, विद इन रीजनेबल टाइम, उसके बाद आप रिसाइन नहीं कर सकते. इफ सो रिसाइंड इट बिकम्स वॉइड एंड इफ नॉट रिसाइंड इट बिकम्स वैलिड. फिर बात आती है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की. Illegal contract which the law forbids to be made. For example, the court will not enforce such contract but will also be connected contract. For example, आपने मुझे कहा कि I will pay you 1 lakh rupees if you kill Mr. A. I will also sell you my car for 20,000 if you agree to use my car for this purpose. Now in this case, agreement to kill someone is illegal and hence it will be void. At the same time, any agreement which is collateral to the main contract will also to the main contract which is illegal will also be void. So agreement not enforceable by law is void and hence and the collateral to such contracts are also void. Collateral का मतलब है उसके साथ साथ होने वाले contracts. For example, अब what is the difference between void and illegal agreement?
वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल. जरूरी नहीं कि हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो, बट हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है. वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, बट इलीगल एग्रीमेंट आर फॉरबिडन. यहां पर आपको पनिशमेंट नहीं होगी, यहां पर आपको पनिशमेंट होगी. यहां पर कोलैटरल जो ट्रांजैक्शन है वो वॉइड भी हो सकते हैं लेकिन वैलिड भी रह सकते हैं. यहां के कोलैटरल एग्रीमेंट ऑलवेज वॉइड रहेंगे, ऑलवेज वॉइड रहेंगे. फिर मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट डू मीन बाय अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. सर, ये इसका एग्जाम्पल आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा, तो मैं आपको दे देता हूँ. अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, but because of some technical defect, maybe absence in writing, barred by statute of limitation, etc., one or both the parties cannot sue upon it. It is described as unenforceable. तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट को गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉर्मेलिटी की वजह से, कुछ राइटिंग की वजह से, बार्ड लिमिटेशन स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन की वजह से आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, A bought some goods from B in 2015. Okay. But the payment was not made till no payment till 2019. स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है कि एज एंड व्हेन द पेमेंट बिकम्स ड्यू, आप विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स उसको रिकवर कर सकते हो. आफ्टर दैट इट इज टाइम बार्ड. यानी कि यू कांट रिकवर दिस. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज 2015 के बाद 3 साल होते हैं, 16, 17, 18. 2018 में ये टाइम बार्ड हो चुका है. भले वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट, पैसा आपको मिलने वाला था, बट 2018 में तक आप क्लेम कर सकते थे, 3 साल. नाउ इन 2019 सच कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड बट वी आर नॉट एबल टू एनफोर्स इट बिकम्स अनएनफोर्स. अगेन मैं आपको बता दूं, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेसिकली दे शुड नॉट बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. But then how will you identify that this is a valid contract, but because of some technicality, because of say for example absence in writing, or because of statute of limitation act, this has now become unenforceable. That is unenforceable contract. ठीक है. So B cannot sue A for the payment in 2019 as it has crossed 3 years and the barred by limitation act. So a good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as barred by limitation act. So they are completely valid and still we can't do anything for their enforceability. Yes. हाँ. फिर बात करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. नाउ अब हम दूसरी जगह आ गए, एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. ओके. नाउ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट जो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, वो चाहे आप एक्सप्रेस करो बाय वर्ड या चाहे वो एक्सप्रेस करो बाय राइटिंग, इट डज नॉट मैटर. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. हेलो, विल यू परचेज माई मोबाइल फॉर 10,000 रुपीज. ये मैंने ओरली किया हुआ है, ओरली बोल दिया मैंने, हाय विल यू परचेज माई मोबाइल फॉर 20,000 रुपीज, ओरली. या मैं चाहे तो आपको लिख के दे सकता हूं, विल यू परचेज माई मोबाइल, समझ में आ रहा है, फॉर 20,000 रुपीज.
But in both the cases, I have expressed my intention to enter into contract with you, to which you have accepted either orally or written. For example, आप लिखेंगे yes, या आप मुंह से बोलेंगे ओके सर, यस सर. समझ में आ रहा है? So express contracts are those which are actually expressed by the parties of the contract either by words of mouth or in writing. Either by word of mouth or in writing. करेक्ट? तो अगर सेक्शन 9 बोलता है इफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एन एक्सप्रेस. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को कॉल किया और बोला आई एम विलिंग टू सेल माई हाउस फॉर 2 lakhs, विल यू परचेस? उधर से आया यस, देयर इज द कॉन्ट्रैक्ट. हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है बाय वर्ड. तो याद करना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों आता है, वर्ड्स भी आते हैं, राइटिंग्स भी आता है. आप चाहे बोलो, आप चाहे लिख के दो. सर लिखना कहां? अरे मेरे भाई, तू ईमेल पे लीक, व्हाट्सएप पे लीक, तू टेलीग्राम पे लीक, तू लेटर लीक, तू मेल लीक, है ना, तू वेबसाइट पे लीक, तेरे को जिधर लिखना है, तू बुक पे लीक, बुक पे लिख के दे दे. तेरे को किधर लिखने का है तेरा प्रॉब्लम है. फैक्स कर, पेजर पे लीक, मैसेज पे लीक, फेसबुक मैसेंजर पे लीक. सर कॉन्ट्रैक्ट कैन हैपन एनीवेयर, एवरीवेयर द कॉन्ट्रैक्ट कैन हैपन. एंड चाहे फोन बोलना है तेरे को तो तू टेलीफोन पे बोल, तू फेस टू फेस आके बोल, ऑडियो मैसेज के थ्रू बोल, व्हाट्सएप कॉल कर, टेलीग्राम कॉल कर, नॉर्मल कॉल कर मोबाइल से. हर केस में द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एक्सप्रेस, वर्ड्स और राइटिंग्स बोथ. अब आप कहेंगे सर देयर इज ओनली दिस वे, दिस आर द ओनली 2 ways अवेलेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. अब बचा क्या सर? अगर वर्ड भी इसमें आ गया, राइटिंग भी इसमें आ गया, देयर इज नो अदर वे टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लेट मी शो यू द अदर वे विच इज अवेलेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. वन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डूइंग एनीथिंग एज वेल. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय की दुकान पे जाता हूं, चाय की टपरी होती है ना, और मैं बैठ जाता हूं. चाय वाला ऑटोमेटिक एक ग्लास लाकर मेरे हाथ में दे देता है, मैं उसको पी लेता हूं. और फिर मैं उठ के जाने लगता हूं तो चाय वाला बोलता है साहब आप पैसा देना भूल गए. मुझे बताइए, क्या मैं मुझसे वो पैसा ले सकता है, हाँ या ना? याद रखना, ना मैंने उससे चाय मांगी थी, ना उसकी चाय जब उसने मुझे दी मैंने अपने मुंह से आई एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं बोला. देयर वाज नो ऑफर, देयर वाज नो एक्सेप्टेंस. मैं आया, मैं उसके दुकान में आके बैठ गया और उसने मेरे को चाय दे दी, मैंने ले ली, मैंने पी ली. क्या वो मुझे पैसा देने से फोर्स कर सकता है? आंसर इज यस. सर कैसे? बताऊंगा. देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू. मैं ट्रेन से गया दिल्ली, जैसे ही मैं दिल्ली स्टेशन पे उतरा, एक लाल कपड़े में यहाँ पे बिल्ला लगा था, सर पे गोल गोल बंधा था, व्हाइट कलर का पैंट था. बंदा भागते हुए आता है, मेरा सामान उठाता है, सिर पे रखता है और जाने लगता है. मैं उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ और स्टेशन से बाहर वो बैग उठा के सिर से नीचे रखता है और बोलता है बाबूजी 200 रुपए देना. मुझे बताइए, क्या एम आई सपोज टू पे 200 रुपीज टू सच कूली? एम आई सपोज टू मेक पेमेंट ऑफ 200 रुपीज टू सच कूली? मैं एक दिन सुबह उठा, बार्बर के शॉप पे गया और जाके चेयर पे बैठ गया. बार्बर आया, उसने मेरे बाल काट दिए और मैं चुपचाप बैठा रहा. क्या मुझे मेरे हेयर कटिंग का पैसा भरना पड़ेगा? क्या मुझे हेयर कटिंग का पैसा भरना पड़ेगा? Now all these cases are termed as implied contracts. Implied contracts in contrast comes into existence by implication. Most often the implication is by law or by any action of the party. Section 9 of the Act contemplates such implied contract when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied.
मैंने आपको एग्जांपल दिया, वेयर अ कूली in uniform picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A, and A allows him to do so, it is an implied contract and A must pay for the services of the coolie detailed by him. Example 25. A drinks a coffee in a restaurant. There is an implied contract that A should have to pay for the price of the coffee. आप चाय के शॉप में चले जाते हो, चाय पी लेते हो, अरे यहां तक कि हमारे मंदिरों के बाहर भी एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मंदिरों के बाहर बहुत सारे फल फूल वाले बैठे होते हैं, आप किसी भी एक के पास चप्पल उतार देते हो तो देयर इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि आप जो भी प्रसाद की थाली, जो भी प्रसाद में आप परचेस करने वाले हो उसी दुकान से आपको परचेस करना पड़ता है, उसके बदले वो आपकी चप्पल जूतों का ख्याल रखता है जब तक आप मंदिर से दोबारा वापस बाहर ना आ जाओ। तो ऑल दिस केसेस आर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कोई फ्लावर शॉप है, आप गए वहां से 2 फ्लावर उठा लिया आपने, दो रोज उठा लिए, यू विल हैव टू मेक पेमेंट फॉर टू रोजेस। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आगे वाले पार्टी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? विल बी एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एक और सब डिवीजन है, एक पार्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट ये वर्ड का मतलब होता है साइलेंट, चुपके से। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैं एटीएम गया, मैंने अपने जेब से एटीएम कार्ड निकाला, मैंने मशीन में डाला, अपना नंबर डाला, अपना अमाउंट डाला और कैश बाहर आ गया। दैट मीन्स आई एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद माय बैंक टू विड्रॉ माय मनी इन देयर अकाउंट। आई नेवर वेंट टू अ बैंक, आई नेवर स्पोक टू एनी बैंक ऑफिशियल, I never gave any return application for withdrawing my money. I did not send any contract, but still there was an offer. There was an offer. There was an acceptance. There was a contract. Sir, the moment मैं मशीन के अंदर एटीएम कार्ड डालकर बोलता हूँ I want to purchase 10,000 rupees, that's my offer. I want to withdraw 10,000 rupees. To which the machine gives acceptance by actually giving me 10,000 rupees. But this everything has happened with the help of a machine called as automatic teller machine, जिसको एनी टाइम मनी भी बोलते थे पहले के जमाने में लोग। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एटीएम। सो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ये कोई अलग या नए टाइप के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओनली। बट tacit contracts are those that are inferred through the conduct of the parties without any word spoken or written. A classic example of tacit contract would be the cash withdrawn by the customer of the bank from the automatic teller machine. Another example of tacit contract is where a contract is assumed to have been entered when the sale is given effect to that at the fall of hammer in the auction sale. It is not a separate form of contract but falls within the scope of implied. तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने पुणे में तो देखा है, मुझे पता नहीं आप लोग की सिटी में कहीं है तो नहीं है। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ मॉल्स में कुछ स्नैक्स वेंडिंग मशीन रखी होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक रहेगा, उसमें चिप्स के पैकेट रहेंगे एंड ऑल, राइट। आप कॉइन डालो या ऑनलाइन आजकल पेटीएम से पेमेंट हो जाता है, उससे पेमेंट करो एंड इंस्टेंटली यू विल गेट द प्रोडक्ट। फिर प्लेटफॉर्म टिकट वेंडिंग मशीन होती है, जैसे आप जाएंगे कोई रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म टिकट का एक मशीन बना होता है, 10 का कॉइन डालो, एक प्लेटफॉर्म टिकट प्रिंट हो क्या जाती है। आप अगर दिल्ली से हो तो आपने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया होगा, जहां पर मेट्रो कार्ड स्वाइप कर देने से आपको एंट्री मिल जाती है, और जब आप एग्जिट करते हो वहां पे स्वाइप कर देना होता है, जहां पे आप एंट्री किए और जहां से एग्जिट किए उसके बीच के डिफरेंस का रेट आपको लग जाता है। तो ऑल दिस केसेस आर टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल दिस केसेस आर टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक बार चेक कर लो। On the basis of formation of contract, contracts can be express or implied. Express contract section 9 बोलता है express contracts are those जिसमें आप either words यूज कर रहे हो या writings यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेलीफोन पे फोन फेस टू फेस, है ना, ऑडियो मैसेज के थ्रू, फेस वो क्या था, फेस टाइम पे, व्हाट्सएप ऑडियो पे, व्हाट्सएप वीडियो पे, ऐसे जगहों पे जब आप बाय यूजिंग वर्ड और बाय यूजिंग राइटिंग्स एनीथिंग जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाते हैं। वहीं एक और तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है
Implied contracts are those which are not expressed by the parties, they are implied by their actions or by the law. For example, आप रेलवे स्टेशन पर उतरे, कोली आया, आपका सामान उठाकर ले गया. आप चाय की दुकान में गए, आप बाल काटने की दुकान में गए, तो बाय डिफॉल्ट वहां बाल काटे जाएंगे, बाय डिफॉल्ट आपको चाय दे दी जाएगी, एंड यू हैव टू पे फॉर दैट, हैव टू पे फॉर दैट. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, विच इज मोर साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट. ये भी इंप्लाइड है बट ये साइलेंट है. इट इज इन्फर्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. क्लासिक एग्जांपल बीइंग एटीएम कैश विड्रॉल. जब आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो, स्नैक्स वेंडिंग मशीन से आप चिप्स, कोल्ड ड्रिंक परचेस करते हो, पानी के बॉटल परचेस करते हो. जब आप प्लेटफॉर्म टिकट वेंडिंग मशीन से प्लेटफॉर्म टिकट लेते हो, सबवे स्टेशन में एंटर करते वक्त सबवे का एंट्री और एग्जिट आप स्कैन करते हो, एसटीडीपीसीओ में आप कॉइन डाल के बात करते हो. रेलवेज में एक प्लेटफॉर्म पे एक मशीन रखी होती है जिसके ऊपर आप खड़े होते हो तो ऐसे गोल गोल चक्कर घूमता, लाइट जलते हैं. उसमें जब आप कॉइन डालते हो तो आपका वेट बताता है. तो ये वेइंग मशीन जो होती है, जो प्लेटफॉर्म पे होती है यूजुअली, कुछ पुराने प्लेटफॉर्म्स में हम देखा था रेलवे स्टेशन पर, तो वो भी क्या होता है, दे आर ऑल टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स. दे आर ऑल टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डन वेरी साइलेंटली बाय द पार्टीज. Did you guys get it? Yes. Now I don't want to okay, let me give it a try. What do you mean by quasi contract? Now technically speaking, quasi contracts are not actual contracts. They are not actual contracts, but they look like contracts, जिसे कहते हैं ना रिसेंबल टू कॉन्ट्रैक्ट. ये क्वाजी जो वर्ड है ना, क्वाजी, इसका मीनिंग होता है रिसेंबल, सही, इसकी तरह दिखना. तो जब मैं बोलता हूं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की तरह लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह, तो लाइक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. In strict sense, the quasi contracts are not actual contract, but they resemble to a contract. It is created by law under certain circumstances. सर नहीं समझ रहा है, मैं बताता हूं. से फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे और अपने दोस्तों को घुमा रहे थे, और सडनली आपको किसी का वॉलेट पड़ा मिल गया. आपको किसी का वॉलेट पड़ा मिल गया, आपने वॉलेट उठाया, उसके अंदर नाम लिखा था आदर्श, ड्राइविंग लाइसेंस पे. ओके, आप आदर्श को पहचानते हो क्या? नहीं. आदर्श आपको पहचानता है क्या? नहीं. बट स्टिल देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड आदर्श. सर क्यों? बिकॉज लॉ कहता है कि आपको ये वॉलेट मिला है, तो इट इज योर ड्यूटी टू रिटर्न दिस बैक टू आदर्श. बट सर आदर्श ने तो मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया. देयर वाज नो ऑफर, देयर वाज नो एग्रीमेंट, देयर वाज नो एक्सेप्टेंस, नथिंग नथिंग. स्टिल लॉ सेज कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, आई नो, बट मैं बोल रहा हूं ना तुझे करना होगा, तो तुझे करना होगा. मतलब देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज imposed by law and hence it looks like a contract, hence quasi contract. मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं. मतलब देखो, आप समझो, यहाँ पे आपको राह चलते किसी का वॉलेट, बैग पड़ा मिल गया, मोबाइल पड़ा मिल गया, आप लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट स्टिल जिसको मिला है, इट इज हिज ड्यूटी टू फाइंड द ओरिजिनल ओनर एंड गिव इट बैक टू हिम. और एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, एक दिन आप, दूसरा एग्जांपल किसका दो जो आपको इजीली समझे. फॉर एग्जांपल, आपको रूही के अकाउंट में आपको 10,000 ट्रांसफर करने थे. बैंकर ने गलती से रूही के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, या रूही के अकाउंट में कर दिया, या रूही के अकाउंट में कर दिया. तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. से फॉर एग्जांपल, इस रूही की जगह इस रूही के अकाउंट में पैसा चला गया. So now there was no contract between the banker and this Ruhi, correct? But law will impose a contract. Law बोलेगा there will be a quasi contract between Ruhi and banker, in which the Ruhi will have to return this money which she has received by mistake to the banker, and then banker will ensure he will pay back the amount to the correct holder.
जिसको मिलना चाहिए। ओके, तो quasi contract is not actual contract but they resemble a contract. It is created by law under certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. Such obligations are known as quasi contracts. In other words, it is a contract in which there is no intention on the part of either party to make a contract, but law imposes the contract upon the party. For example, obligation of finder of lost goods to return them back to the true owner, or the liability of the person to whom money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of the contract, even in its remotest sense. As there is neither an offer nor an acceptance nor a consent, they are said to be quasi contracts. Quasi word का मतलब होता है रिसेंबल करना. तो क्योंकि देयर वाज नो रियल कॉन्ट्रैक्ट बट लॉ को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इसलिए लॉ ने वहां पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड कंसेप्ट डाल दिया. आप सोचो, एक दिन आपको बहुत जोर से भूख लगी थी, आप घर में बैठे, आपने पिज्जा हट में कॉल किया और कहा भैया मुझे डबल चीज पनीर पिज्जा घर पे डिलीवर कर दो. पिज्जा हट वाला आपका पिज्जा लेके निकला और आपके जगह आपके नेबर को डिलीवर कर दिया, आपके पड़ोसी को डिलीवर कर दिया जिसका नाम था नीलेश. तो आपका पिज्जा डिलीवर हो गया नीलेश को. आपने कॉल किया पिज्जा हट में, भाई मेरा पिज्जा अभी तक नहीं आया. पिज्जा हट बोलता है हमने तो ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है, देखो आपका साइन है. आपने देखा तो उस पर नीलेश का साइन था. आपने समझाया कि भाई साहब आप गलत एड्रेस पे डिलीवर करके आए हो, आपको 114/2 बोला था, आपने 113/2 में डिलीवर कर दिया है. ओ, मुझे बताइए क्या पिज्जा हट अब ये पैसे रिकवर कर सकता है फ्रॉम नीलेश जिसने पिज्जा खा लिया है, पड़ोसी? नीलेश has accepted pizza in spite of knowing the fact that he has not ordered the pizza. So there will be a quasi contract between Pizza Hut and Nilesh, and now Pizza Hut will be allowed to recover the money from Nilesh. Even though Nilesh ने कभी ऑर्डर नहीं किया पिज्जा, बट क्योंकि उसने वो एक्सेप्ट कर लिया और कंज्यूम कर लिया, now it will be his duty to repay the money to the Pizza Hut. So what will happen about me and my money? Pizza Hut will refund your money to you. Correct? So these are all the examples. आप देख लो कि let us say you have ordered up and paid for the pizza to be delivered. If that pizza is delivered to another house and someone else enjoys your 3-topping special, a quasi contract could be initiated. Now the pizzeria could be ordered by the court to reimburse you for the amount you have paid for the pizza. A person orders some perishable items online by providing his address and paid for the same. At the time of delivery of the goods, the delivery man delivers it to the wrong address. The receiving party then, instead of denying the delivery, accepts the orders and consumes the same. In that case, there will be a quasi contract between the party who has delivered the goods and the neighbor who has consumed the goods. Even though there is no contract, the law will say that there is a contract. इसे कहते हैं quasi contract. Okay. Then there is e-contracts. E-contract का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, या जिसे आप EDI कॉन्ट्रैक्ट, डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं. सर आप लोगों ने कई बार कोई गेम या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा, कभी मोबाइल में, कभी लैपटॉप में, या कोई गेम डाउनलोड किया होगा या कोई, तो उसमें आपको एक लाइन आती है, एक बॉक्स आता है, उसको आपको क्लिक करना पड़ता है एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट का. उसके बाद ही आप वो सॉफ्टवेयर या वो गेम खेल सकते हो, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, या उसके बाद ही आप जो चाहे वो कर सकते हो, तब तक आप उसे नहीं यूज कर सकते. उसे कहा जाता है सर ई कॉन्ट्रैक्ट. ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, दीज आर कॉन्ट्रैक्ट विच आर डन 100% यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. नाउ इट कैन बी सच एज ईमेल, इट कैन बी ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि वेबसाइट से डायरेक्ट परचेस करना, जो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से करते हो. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, different parties persons create network which are linked to another network through EDI, that is electronic data interchange. This helps in doing business transaction using electronic mode. So all these transactions are called as EDI contracts or cyber contracts or mouse click contracts or e contracts. तो जब कभी आप लाइफ में आई एक्सेप्ट एंड मूव अहेड, या एक्सेप्ट एंड एग्री, या आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करते हो, you are entering into an e-contract with the provider of such software. तो यूजुअली ईमेल्स, फिर उसके बाद वेबसाइट्स, पॉपअप्स, फैक्स, इन सब के थ्रू ई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या ऑनलाइन आपसे कंप्यूटर पे एक्सेप्टेंस मांग लो, दे आर ऑल ई कॉन्ट्रैक्ट्स. तो एक बार ये गो थ्रू करिए, कल हम लाइव मिलेंगे और कल मैं आपको
ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ये जो एग्जीक्यूटेड वगैरह ये मैं आपको कल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट के अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये नॉर्मल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो आइदर आपने टेक्निकल डिफेक्ट के कारण या स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन के कारण आप एनफोर्स नहीं कर पा रहे हो। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मैंने बताया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप वर्ड और राइटिंग्स यूज करते हो, और मैंने आपको बताया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ना वर्ड यूज होता है, ना राइटिंग यूज होता है, ना लैंग्वेज यूज होता है, आप चुपचाप बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कुली आके आपका सामान ले गया, आपने चाय की टपरी पे जाके चाय पी ली, these are all implied contracts. Then there is tacit contract. Tacit contract is a silent contract, is a part of implied contract which is happening with the machines. For example, ATM cash withdrawal, platform ticket vending machine, snacks vending machine, STD PCO, weighing machine, entry and exit from subway station. Yeah. Then there was quasi contract which is not contract in strict sense but law says that is the contract, इसलिए आपको मानना पड़ रहा है। For example, आप रास्ते से जा रहे थे, आपको किसी का वॉलेट पड़ा मिल गया, गलती से आपके अकाउंट में किसी ने पैसा ट्रांसफर कर दिया। These are all the examples of quasi contract where you will have to return them back to the true and respectable genuine owner. E-contracts are contracts which are done electronically, for example email, e-commerce, EDI, cyber और mouse click. तो इन केसेस में आप जब भी ऑनलाइन कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, दिस आर ऑल ई कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे आर 100% वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ एज लॉन्ग एज अदर इसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ऑफ कोर्स इलीगल काम के लिए तो नहीं कर सकते। So that is it for today, guys. Thank you very much for joining in. I know I'm extremely sorry for this delay, for this absence. I truly wish कि आप लोग मुझे support करें. Please stay there with me. मैं आऊँगा वापस live, कल मैं आऊँगा live and we'll have fun. We'll study together. Okay, don't worry at all. Please buy Plus. If you are planning on buying Lakshya batch, joining Lakshya 1.0 या 2.0 as the case may be, please do join. यूजिंग द रेफरल कोड सी आदर्श आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आईकॉनिक में पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेंगे। प्लस के ऑप्शन है 3, 6, 12, 24 मंथ, आईकॉनिक में 6, 12, 24 मंथ, दोनों जगह पे सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आप कॉम्बो ले सकते हो जिसमें सीए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट और इंटर के 8, यानी टोटल आप 12 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं विद मल्टीपल फैकल्टीज। यहाँ पर भी आप CAADARSH रेफरल कोड यूज करके मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पा सकते हो, मुझे आपका मैक्सिमम पॉसिबल प्यार दे सकते हो। प्लीज ऑल्सो टेक पार्ट इन कॉम्बैट्स एवरी संडे 12 PM कॉम्बैट होता है, इसमें पार्टिसिपेट करिए, विन एक्साइटिंग प्राइजेस। टैग अस विद #CA Bahubali team. Thank you very much for joining in. God bless you all. Lots of love. Take care and I hope to see you in the next one. Bye.